नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति भावरी के वर्तमान अध्यक्ष इंदर सिंह देवड़ा से समिति और किसानों से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान किसानों और समिति की किन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपने क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं भावरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष इंदर सिंह जी देवड़ा से खास मुलाकात करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंदर सिंह जी देवड़ा है जो रेगुलर तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं और अब की बार सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि ये निर्विरोध अध्यक्ष रहे हैं। अब इनसे वार्तालाप करते हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऐसी कौन सी कमियां हैं या ग्राम सेवा सहकारी समितियों को क्या सुविधा होनी चाहिए जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्ते सर। पहले तो मैं आपके आरपीडी न्यूज़ का और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं यहाँ अध्यक्ष बना हूं आपकी शुभकामनाओं से। और भावरी ग्राम सेवा सहकारी समिति में नियमित पिछले 12-13 साल से लगातार अध्यक्ष हूँ और जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन आज भी सहकारी समितियों में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रथम दृष्टया तो यह देखा जाए कि यहाँ जो भी कर्मचारी जो लगे हुए हैं, कार्यपालक व्यवस्थापक हैं, उनके भविष्य को लेके भी बहुत चिंता सोचनीय स्थिति है कि यहाँ की जो ये नियमितीकरण की बात जब चलती है इनकी कि भाई इन व्यवस्थापकों को नियमित किया जाना चाहिए। काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, 20-20 साल हो गए, लेकिन उनका नियमितीकरण करने का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसकी मुख्य वजह है कि समितियाँ जो मूल रूप से है कृषकों और किसानों के लिए बनी हुई है, तो किसानी काम के अलावा कभी भी 70, 80, 90 के दशक में सरकारों ने तत्कालीन सरकारों ने वाहवाही लूटने के लिए जो गैर कृषि लोन दिलवाए, उनकी वजह से ये समितियां एनपीए में आ गई है। अब कृषि कार्य का जो काम किया है, साख सीमा वगैरह जो लेन देन किया है, खाद वितरण किया है, उससे तो समितियां निश्चित रूप से अच्छे लाभांश में है। लेकिन जैसे ही एनपीए जुड़ता है और वो उसमें जो गैर कृषि लोन दिए थे वो पैसा जुड़ता है तो समितियां एनपीए में आ जाती है। और एनपीए में आने का खामियाजा अब वर्तमान में जो प्रबंधक जो व्यवस्थापक है उनको भुगतना पड़ रहा है और उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा। मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस एनपीए को अलग जोड़कर समितियों की व्यवस्था देखी जाए और अगर वो लाभ में है तो उन सभी व्यवस्थापकों को नियमित किया जाए। बिल्कुल देवड़ा जी, आपकी बात सही है। रेगुलर आप 15 साल से इसमें अध्यक्ष पद पे रहे हैं, कहीं न कहीं समिति की हर जो कंडीशन है उसको आपने नज़दीकी से भांपा है। क्या कहना चाहेंगे जब मुख्य जो व्यवस्थापक है जो सरकार की कोई भी अगर योजना आती है उसका संपादन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कोरोना के टाइम में भी ये कहीं न कहीं इनकी अग्रणी भूमिका रही। 15 सालों के अंदर क्या कभी ऐसा मौका मिला आपको जो इनके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई? हमने विभिन्न मंचों पर आवाज़ उठाई है और इसको बिल्कुल कृषि ये जो सहकारिता है इसको हमने गैर राजनीतिक रूप से हमेशा इसके लिए किया कि एक सबके लिए सब एक के लिए, इसी मूल भावना से सहकारिता के अंदर काम करना चाहिए। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि राजस्थान के अंदर अमूमन सहकारी समितियां दम तोड़ती नजर आ रही है। उसकी कंडीशन की बात करें तो 60% समितियां बिल्कुल इनबैलेंस उसकी वजह जैसे कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति हमेशा मार्केटिंग सोसाइटियां जो बनी हैं उनका मूल आधार था पीडीएस का, गेहूं राशन की दुकानों तक सप्लाई करना, अन्य ऐसी सामग्री राशन की दुकानों तक सप्लाई करना, खाद है वो चैनल के माध्यम से समितियों को देना। लेकिन गवर्नमेंट ने एक संस्था का जो पंजीयन किया गया था जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक संस्था और बना दी, नागरिक आपूर्ति निगम। और वो भ्रष्टाचार का खुला आरोप लगा रहा उसमें कि नागरिक आपूर्ति निगम बनाकर जो गेहूं को सप्लाई करने का जो काम था वो उनको दे दिया। कहीं ना कहीं अंदर की बात सेटिंग थी, उसकी वजह से वो समितियों से काम ले लिया। आज राजस्थान के अंदर लगभग 99% समितियां, मार्केटिंग समितियां दम तोड़ रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपनी समिति का सामान बेचकर भी तनख्वाह नहीं दे पा रही है।
रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सरकार कोई भी अगर योजना आती है सबसे पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति को सौंपती है, लेकिन ये कब तक चलेगा आखिर? नहीं, सब चल काम तो सौंपती है, लेकिन उसके अनुपात में सुविधाएं देना। आज अगर प्रतिस्पर्धा का जमाना है जहां प्राइवेट बैंकिंग इतने सुविधा दे रही कि डोर टू डोर जाकर फाइनेंस करना वगैरह, तो हमारा तो ये है कि भाई ग्राम सेवा सहकारी समिति एक दूर बैठे हुए गांव तक ये इसकी पहुंच है। तो समस्त काम है, वो बैंकिंग है, वो राशन की दुकानें हैं, मेडिकल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वगैरह, ऐसे जो काम हैं वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए। और जो काम अच्छी समिति करते हैं उनको नियमित करते हुए उनको राज्य कर्मचारी के बराबर सहकारी समितियों का व्यवस्थापकों को भी दर्जा दिया जाए और इस पर सीधी भर्ती करके और कर्मचारी को जो लंबे समय से काम कर रहे हैं संविदा के आधार पर उनको भी नियमितीकरण करके समिति का मतलब राज्य कर्मचारी माना जाना चाहिए। जो सरकार ने किसानों की जो लिमिट जो रखी है साख सीमा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए आज की भूमि के अनुपात में, महंगाई के अनुपात में, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर, बड़ा ये सोचनीय विषय है कि राज्य सरकारों ने वाहवाही लूटने के लिए बिना ब्याज के लोन देने का तो घोषणा कर दी है। पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे ये सरकार हो, सहकारिता बिना हम राजनीतिक के बात कर रहा हूँ, साख सीमा 1.5 लाख की बता रहे हैं, जबकि किसी भी काश्तकार की साख सीमा ये होती नहीं है। बड़ी मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा बीघा का देते नहीं। दूसरी इसमें त्रुटिपूर्ण कार्रवाई ये है कि ये साख सीमा बनती है, कृषि भूमि को आधार माना जाता है कि किस काश्तकार के कितनी कृषि भूमि है, और लैंड रोड मतलब जो किसान है वही इस समिति का सदस्य बनता है और उसकी साख सीमा निर्धारित की जाती है। पर इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड जोड़ दिया। अगर एक घर में पति के नाम से जमीन है और पत्नी के नाम से भी जमीन है, अब जन आधार कार्ड पर एक का सीसी लिमिट बढ़ा देते हैं, पति की बढ़ा दी तो पत्नी की नहीं बढ़ेगी और पत्नी की बढ़ी तो पति की नहीं बढ़ेगी, जबकि आधार जो है वो कृषि भूमि है। तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जिसकी भी जमीन है वो पटवारी रिपोर्ट और भूमि सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी साख सीमा निर्धारित करें। एक घर में 4 खातेदार है तो चारों के नाम से साख सीमा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। देवड़ा जी, जो अन्नदाता है आज सड़कों पे है, खाद उपलब्ध नहीं है, फसलें इस वक्त खाद को तरस रही है, एक तरफ पानी को तरस रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? साहब, ये तो आज हमारे भारतवर्ष में इतनी सरकारें हो गई, देश आज़ाद हो गए, लेकिन किसानों के लिए आज तक कोई भी सरकार ढंग से सोच नहीं रही है। उसके मुख्य कारण एक तो प्रथम दृष्टया तो मैं ये मानता हूँ कि किसान जो अपनी उपज तैयार करता है उसको उसकी कीमत निर्धारित करने का हक नहीं है। बाकी फैक्ट्री में जो भी माल उत्पादित होता है उसकी निर्माण, उसकी कीमत का निर्धारण करने का हक जो है उसके मालिक को होता है। एक किसान ही ऐसा काम रह गया जहाँ गेहूँ पैदा करता है तो उसकी कीमत किसान तय नहीं कर सकता कि एक बोरी की कीमत क्या होगी। अब सबसे बड़ी विडंबना ये कि आज किसी भी तरह से खाद बिल्कुल आ नहीं रही है। डीएपी जो डाई अमोनियम फास्फेट है वो तो बिल्कुल ही नहीं आया। उसका फायदा उठा के कुछ कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट मतलब लोगों ने आके और समितियों को और नाम पर जबरदस्ती खाद पकड़ा दिया। जो खाद 200 रुपये 300 रुपये के बैग का है वो 1400 रुपये के अंदर वो खाद भेजा। और बड़े दुख की बात बता रहा हूँ, आज सवेरे 4 किसानों से मेरी बात हुई जिसमें 6 बीघा जमीन में वो खाद डाला है और एक दाना भी उगकर बाहर नहीं आया। और वो उनके लिए दावा करवाएंगे कि उन्होंने ये खाद खरीदा था और इससे ये फसल नष्ट हो गई। में क्या है कि बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली है देवड़ा जी कि बीमे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो बीमे खाली कागजों में सिमट के रह जाते हैं। फसल बीमा के नाम पे तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है साहब स्रों से। ये हिस्सा राशि भी काट लेते, जमा भी हो जाती है, लेकिन वास्तव में एक टोल फ्री नंबर करके इन्हें स्कैम किया है कि आपकी फसल को नुकसान होता है तो आप टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें, जबकि उस फोन को कोई उठाता नहीं है। तो जैसे गिरदावरी के आधार पे पटवारी से रिपोर्ट लेके फसल का नुकसान का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा, जब आपने सुविधा शुल्क लिया है तो वो तो ड्यूटी बीमा कंपनियों की है। अब श्रीमान वो खुद ही किसानों पे डाल रहे हैं कि आप हमको बताओ, फोन करो, वो फोन उठाते नहीं है। तो किसानों को बीमा के नाम पे तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त लूटा जा रहा है। मेरी तो सबसे बड़ी मांग यही है कि
किसानों को अपनी उपज का कीमत निर्धारण करने का हक जब तक नहीं मिलता, जब तक किसानों का कभी भला हो ही नहीं सकता। अंत में मेरा क्वेश्चन है कि किसान है कहीं न कहीं केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, ज़मीनें भी खराब हो, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बात आपने बहुत अच्छी बताई साहब। जमीन जब हरित क्रांति लाने के लिए केमिकल के खाद उपयोग किए गए, उस समय तत्कालीन मजबूरियां थी। जब हरित क्रांति आई तब फसल ज़्यादा उत्पादन करना, जमीन थी लेकिन उत्पादन कम था। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद दवाइयाँ वगैरह उपयोग की, निश्चित तौर से उससे ज़मीन में कमी आई है। उसका सबसे बड़ा कारण है काश्तकारों के पास, कृषि विभाग के पास जाके उनकी सहायता नहीं लेना। ज़मीन की उसकी रिपोर्ट करवाए, उसकी जांच करवानी चाहिए कि इस जमीन में कौन सा तत्व कम है। आपकी जमीन में नाइट्रोजन फुल है, क्योंकि अमूमन सॉल्टी जमीन है, मतलब खारसी जमीन है, तो वहाँ यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और निर्धारित मात्रा में भी यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ फास्फोरस है वगैरह, इसकी कमी होती है, वो देना चाहिए। लेकिन काश्तकारों ने बिना जांच किए वो खाद यूरिया वगैरह देने का इन्होंने बना रखा है सब। जी जी। तो मेरे तो ये कि काश्तकारों के अंदर जागरूकता अभियान चला के फसल और पानी की जांच करवाने के बाद कौन सा खाद, वो प्रेस्क्रिप्शन कृषि विभाग मुस्तैद है, सारे अधिकारी अच्छे हैं, उनसे जांच करवा के 10 रुपये खाली वह रसीद करती है, पर उसकी जांच करवा के खाद देना चाहिए ताकि ज़मीन की स्वास्थ्य सुधारा जा सके। और सरकारें अभियान चला के अगर ज़मीनें खराब हुई है तो वो जैविक खाद से है या अन्य तरह की कोई भी स्कीम लगा के और खरपतवार वगैरह नष्ट करवा के उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार अभियान चलाए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम सेवा सहकारी समिति भावरी के जो अध्यक्ष महोदय है इंदर सिंह जी देवड़ा, जिनसे हमने विस्तारपूर्वक अपने जो किसान भाइयों के हितों के और ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो साथी हैं उनके बारे में चर्चा की। सारे कमेंट करके बताना कि जो इंटरव्यू है आपको कैसा लगा, अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का, और मैं चाहता हूं कि किसानों का भला हो, क्योंकि जय जवान जय किसान, किसानों के बिना इस राष्ट्र को आगे नहीं ले जाया जा सकता। मैं तो ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसान दिन बर दिन समृद्धिशाली बने। धन्यवाद, जय हिंद।